तो अब क्लासरूम, घर में तो क्लासरूम नहीं है ना। अब मेरे सामने उसने बात बोली, मैंने करेक्शन कर दी। अब यहाँ पर इसकी अपनी वो है कि कैसे इसको सीखना है। हम भी करते ये एज का तकाजा होता है, और कुछ धीरे धीरे सीख जाओगे। क्या करना पड़ेगा यार, वो जूम पे जाना पड़ेगा। आजा यार, कहाँ है? जा रहा है। ये लो, खत्म। मैं दोबारा पढ़ा दूंगा, मना कर दो, मैं अलग से पढ़ा दूंगा। ऐसे नहीं बेटा, ये तरीका गलत है, ये सोच गलत है, ये अप्रोच गलत है। जब मैं, हाँ, मैं कर ही नहीं रहा, स्टार्ट ही नहीं कर रहा। उनको अलग से पढ़ा दूंगा, वो मेरी हेडेक है, मैं केक पेन ले लूंगा, लेकिन ऐसे मत कहो कि भाई हम भी जा रहे हैं और अब उससे करेंगे। ये दो तैयार हैं, देगा फिर मैसेज रॉन्ग चला जाएगा। ठीक है, देखो बेटे, हमने जब इनकॉर्पोरेशन कर लिया, अब इनकॉर्पोरेशन के बाद इसमें छोटे छोटे कुछ नोट्स हैं, इनको लेकर कोई स्पेशल क्वेश्चन नहीं बनता, बट फिर भी कुछ नोट्स हैं जो हमारे बारे में हमें इनके बारे में पता होना चाहिए कि अगर हमें लिखने का मौका मिले तो हम लिख दें। अननेसेसरी फीडिंग नहीं देनी होती किसी भी आंसर को, कि नहीं जरूरत तो भी लिख दो, लेकिन जहां नेसेसरी है वहां पर वो नेसेसिटी जो है वो ऑन द स्पॉट आपको डिसाइड करनी होगी। ये हमारी तरफ से सिखाना बड़ा मुश्किल काम है कि आप कैसे डिसाइड करोगे कि क्या नेसेसिटी है। जैसे छोटा सा क्वेश्चन आया कि हाउ डू यू इनकॉर्पोरेट अ कंपनी, तो वो छोटा नहीं है, लिखने में छोटा है, लेकिन उसका सॉल्यूशन कितना बड़ा हो गया, हो गया कि नहीं। लेकिन अगर उसने क्वेश्चन मान लीजिए पूछ लिया कि आप पीसी के बारे में बताइए, ये क्या है, सिंप्लीफाइड परफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली। इलेक्ट्रॉनिकली का मतलब क्या हुआ, ऑनलाइन। आपने हर चीज ऑनलाइन करनी है, एवरीथिंग विल बी डन ऑनलाइन। तो इसके बारे में क्या कह रहा है, द मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स हैज टेकन वेरियस इनिशिएटिव्स फॉर ईज ऑफ बिजनेस। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ कोरोना की वजह से हुआ, ये पहले से चल रहा था ये प्रोसेस, कोरोना से उसको स्पीड मिली। इससे पहले से कंपनीज ने, एमसीए ने, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने काम शुरू कर दिया था, सब कुछ ऑनलाइन चलता था बच्चे। इनफैक्ट हाई कोर्ट के अंदर जब हम केस फाइल करते थे तो उसकी प्रोसेसिंग भी ऑनलाइन स्टार्ट हो गई थी, हमें सीडी बनाकर सबमिट करना होता था, प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई थी। जब भी इस तरह की नई प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है तो ये पैरेलल चलती हैं, यानी जो एग्जिस्टिंग चल रही है उसको डिस्टर्ब नहीं करना, वो हमारे ऊपर एक एक्स्ट्रा बर्डन आ गया कि ये भी शुरू करो। फिर दोनों से चेक किया जाता था, कोर्ट में ये तक पूछ लिया जाता था कि हाँ जी हो गया ऑनलाइन प्रोसेस कंप्लीट, हमने कहा जी यस, वो चेक भी कर लेते थे, तब जज साहब जो है इंटरेक्ट करते थे। ऑल दो सब कुछ डन है, लेकिन उन्होंने कहा क्योंकि हम लोग तैयारी कर रहे हैं किस चीज की, फ्यूचर की, फ्यूचर में ये सब चीजें कैसे चलेंगी, ऑनलाइन। हम लोग क्या चल रहे हैं, पेजेस को लेकर कागज को बचाने की प्रक्रिया चल रही है ना। पहले हम लोग लीगल पेपर यूज करते थे, लीगल पेपर था बड़ा सा, उसके लिए फिर फाइल भी बड़ी चाहिए, वेस्टेज बहुत हो रही थी। जज साहब ने, कोर्ट ने इंटरफेयर करके अब ऑर्डर दे दिया कि हम A4 शीट यूज करेंगे। पहले हम लोग डबल साइडेड प्रिंटिंग नहीं करते थे, जो हम लोग रेट फाइल करते थे, कुछ भी कोर्ट केस, कुछ भी रिप्लाई, कुछ भी चल रहा है कोर्ट की प्रोसीडिंग में, हम बैक साइड पेपर यूज ही नहीं करते थे। अब डायरेक्शंस आ गई कि आपको बैक साइड भी यूज करना है। वाई, क्योंकि पेज की कंजम्पशन सीधा हाफ हो जाएगी। आज अगर मान लीजिए 20 शीट लग रही हैं, अब कितनी लगेगी, 10 शीट, कंजम्पशन बच गया। अब यही चीज धीरे धीरे कन्वर्ट किस में हो जाएगी, पीडीएफ फॉर्मेट में। पीडीएफ में आएगा, आपकी फाइल खोली जाएगी, फाइल में सब कुछ आ गया, चलो जी, जज ने वहीं पर पढ़ना है, हाँ ये ठीक है। अब उसकी प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गई है कि इसके अंदर वो नोटिंग करनी है, तो वो क्या किया जाए, किस तरीके से किया जाए, क्योंकि कमेंट्स लिखना ना, अब कागज है उसको पेन से लिखना आसान काम है, अब मैं यहाँ पर इसमें लिखूंगा, ये तो यहाँ लिख गया, मेरे तक कैसे पहुंचेगा, ये चीज चल रही है। कुछ एक छोटे छोटे ड्रॉबैक्स है, इनके ऊपर एक्सरसाइज चल रही है कि वो कैसे किया जाए। वो जैसे ही वो सब सॉल्यूशंस निकल जाएंगे, काम हमारा आसान होना शुरू हो जाएगा। हालांकि जो नोट में हम लिख रहे हैं, इसमें मैं कुछ भी इस पेन से लिखूंगा, यहाँ पर मैंने लिखा मान लीजिए
कुछ भी लिखा, यहाँ आपको दिख रहा है, ये हमेशा यहाँ रहेगा जब तक मैं इसको मिटाऊंगा नहीं। लेकिन ये है कि जैसे मिटाया ठीक है, बस मिटाना तो आसान है। अब किसने मिटाया कैसे जानेंगे? वो जो कागज पे लिख दिया पेन से, उस पे घुग्गी से साइन आ गए जज साहब के, तो उसके ऊपर तो कोई हाथ भी नहीं लगाता कि ना भैया इस पेपर को हम नहीं चढ़ेंगे, इन पे सर के साइन, जज साहब के साइन। तो इलेक्ट्रॉनिकली पीछे करने का हमारा बहुत बेसिक रीजन है। हर कोई चाहता है, क्योंकि ट्री कट रहे हैं इसी के चक्कर में, आपको मालूम भी होगा, कागज पेड़ों से बन रहा है, पेड़ से कागज बन रहा है, तो उस कागज की कंजम्पशन बढ़ रही है, तो पेड़ की कंजम्पशन भी बढ़ रही है, तो पेड़ धड़ाधड़ कट रहे हैं, जिसकी वजह से फिर ये मास्क, अभी दिवाली आ रही है, पोल्यूशन, जैसे ही पोल्यूशन, आधी दिल्ली बीमार, हॉस्पिटल के अंदर पॉपुलेशन, तो क्या होना शुरू हो गया, सारे न्यूसेंस हो जाता है। मतलब छोटी सी चीजें देखो कहाँ से कहाँ जाकर अगर उसको एनालाइज किया जाए, तो कम एमसीए ने क्या करा कि भैया हर काम कैसे करना है, मोस्टली इलेक्ट्रॉनिकली। उसका नाम कितना अच्छा सा रखा है इन्होंने, एसपीसी, SPICE, सिंप्लीफाइड प्रोफॉर्मा फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी इलेक्ट्रॉनिक, इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी इलेक्ट्रॉनिकली। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने इसको इनिशिएटिव लिया है। फर्स्ट पार्ट में उनको क्या कहा गया, स्टेप टुवर्ड्स इजी सेटिंग अप ऑफ बिजनेस। तो जब सामने हमारे पास ऑनलाइन प्रक्रिया होती है, आजकल क्या फायदा है, आप किसी चीज में अटके तो उसका ऑप्शन दे रखा होता है, अटके हो तो इसका आंसर यहाँ लिखा है, आपने ढूंढते आंसर लिखा और पढ़ के फिल कर दिया। लेकिन जब आप हार्ड कॉपी में फिल करते हैं, बड़ी प्रॉब्लम, लगे रहो, सोल्यूशन ही नहीं पता चलता। तो ये यहाँ पर क्या है, इजी सेटिंग अप है। सेकंड क्या कह रहा है, एमसीए हैज सिंप्लीफाइड द प्रोसेस ऑफ फाइलिंग ऑफ फॉर्म्स। वो फॉर्म्स को भरना सिंप्लीफाइड कैसे हो गया बताइए। कई बार क्या होता है, आप देखते होंगे कि एड्रेस लिखा है ना, एक परमानेंट एड्रेस, एक कॉरेस्पोंडेंट एड्रेस, आपको लग रहा है कि हाँ भाई यही सब भरना, उसको कॉपी क्या नीचे आपने कुछ कर दिया, आपके लिए इजी हो गया कि नहीं? बहुत, और दिखता कितना इजी है, जैसे हम जो लिखे होते हैं ना, हम बॉक्स पढ़ने पड़ते हैं, ढूंढना पड़ता है कहाँ क्या भरना है, लेकिन इसमें पहले आएगा बॉक्स नंबर, मतलब पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, हर चीज इजी हो, कुछ छूट जाता है तो वो आगे नहीं जाता। ये भी कितनी अच्छी बात पकड़ी, देखो आपका सीए का फॉर्म है, अगर आपकी कोई चीज बच गई है, आपने नेक्स्ट दबाया, वो आ जाएगा कि ये मिसिंग है, इसको दोनों ऑप्शन है, कौन सा मैंडेटरी है कौन सा नॉन मैंडेटरी है ना जी। हर चीज एकदम क्लियर हो जाती है। आपने कोई स्पेलिंग गलत लिख दी तो बता देगा कि स्पेलिंग गलत आ रही है। ये तो क्या है, ये शॉर्ट नोट था, सिंपल सा, सिर्फ इसके लिए बताया गया है कि ये जो स्पीसी है ये क्या है। एमसीए ने इसको डिसाइड स्टार्ट किया, इनिशिएटिव लिया, जस्ट टू इजी करने के लिए, क्या, इजी सेटिंग अप। सेकंड क्या करने के लिए, सिंप्लीफाई करने के लिए, जो प्रोसेस ऑफ फाइलिंग है उसको सिंप्लीफाई करने के लिए। ये एक छोटा सा नोट है। अगर इनकॉर्पोरेशन में जगह बचे, टाइम बचे, तो वहां भी लिख सकते हो, क्योंकि इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड ही हो गया। अब आ रही है बात इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ये क्वेश्चन सेपरेट हो सकता है, लेकिन इसको हमने नोट से लिखा है। जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो उसका इफेक्ट क्या होगा, बहुत सीधे सीधे से इफेक्ट है। सबसे पहले क्या कह रहा है, सेक्शन 9 में डिफाइंड है, एक तो ये चीज समझ लीजिए, आपको इसमें ये जरूर मेंशन कर दो। सेक्शन 9 क्या कह रहा है, फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जिस दिन कंपनी का इनकॉर्पोरेशन हो जाएगा, हमने जब उसमें पढ़ा था, आपको क्या मिलेगा, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, और उसमें क्या मेंशन होगा कि किस डेट से आप, और एक उसके अंदर एक सीआईएन होगा, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो जिस डेट को इनकॉर्पोरेशन है उस डेट से सब्सक्राइबर एंड ऑल अदर मेंबर्स ऑफ द कंपनी शैल बी अ बॉडी कॉर्पोरेट। वो क्या कहलाएंगे, एक बॉडी कॉर्पोरेट कहलाएंगे, बाय द नेम कंटेन्ड इन द मेमोरेंडम। और किस नाम से जाने जाएंगे, जो आपने मेमोरेंडम में नाम डिफाइन किया है कि आपकी कंपनी का नाम, मान लीजिए आपने कहा एबीसी समथिंग लिमिटेड, तो वो आपकी कंपनी का नाम होगा, और सारे मेंबर्स उस कॉर्पोरेट बॉडी को कहलाएंगे, और वो किसको एड्रेस करेंगे, उस कंपनी को। सेकंड, सच कंपनी शैल बी कैपेबल ऑफ एक्सरसाइजिंग ऑल द फंक्शंस। कौन से फंक्शंस,
जो इनकॉर्पोरेटेड कंपनी अंडर दिस एक्ट हुए हैं और जो मेमोरेंडम में मेंशन। थर्ड, हैविंग परपेचुअल सक्सेशन। फोर्थ, टू स्यू एंड टू बी स्यूड। आप केस कर सकते हो, आप पर केस हो सकता है। देयर कम्स इनटू एक्जिस्टेंस अ बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट, किस किस के बीच में? बिटवीन द कंपनी एंड इट्स मेंबर, एविडेंस्ड बाय मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, ये केस याद रह जाए तो याद, सिर्फ नाम याद रखना है, ज्यादा डिटेल इसके बारे में नहीं कही गई है कि स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया वर्सेस कमर्शियल टैक्स ऑफिसर। ये तो अलग आ रहा है, हरिनगर नहीं, सॉरी ये वाला हरिनगर, वही मैं कहूँ कहाँ चले गए। ये है हरिनगर शुगर मिल्स लिमिटेड वर्सेस बेसिकली किसको लेकर चल रहा है ये? बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट। ध्यान से सुन लो, ये बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट को लेकर चल रहा है। किस किस के बीच में? कंपनी एंड इट्स मेंबर्स। नेक्स्ट देखो क्या कह रहे हैं। इट हैज परपेचुअल एग्जिस्टेंस अंटिल इट इज डिसॉल्व। जब तक वो डिसॉल्व नहीं होगी तब तक अमरता का वरदान उसे मिला हुआ है, तब तक वो नहीं मरेगी। लिक्विडेशन और स्ट्रक आउट ऑफ द रजिस्टर। अब कई बार होता है ना, हमने वही पढ़ा था पेनल्टी, कि कंपनी का नाम मेंबर्स के रजिस्टर से उसका नाम हटाया जा सकता है, वो ट्रिब्यूनल के ऑर्डर के। फिर क्या कह रहे हैं? shareholder who buys shares does not buy any interest in the property of the company, but in certain cases a writ petition will be maintainable by company or its shareholders। जब हम शेयर्स खरीदते हैं कंपनी के, आपका क्या कंपनी की एसेट्स पर आपका राइट्स क्रिएट हो जाता है? नो। वो ये बताना चाहता है, कंपनी की एसेट्स का मालिक कंपनी ही रहेगी, कंपनी की एसेट्स की मालिक कंपनी ही रहेगी। आपको सिर्फ अपने शेयर के राइट, शेयर तक अपना आपके पास राइट है, जहां पर वोटिंग राइट्स आ गए, डिविडेंड राइट्स आ गए। ऐसा नहीं है कि आप कहें कि मेरी ये एसेट्स मेरी होगी, यू कांट डू दिस। नेक्स्ट देखो क्या कह रहे हैं। A company on registration acquires a separate existence and law recognize it as a legal person। ये हमने पहले ही पढ़ा हुआ है, separate and distinct from its members। अगर मान लीजिए जैसे इन्होंने इस केस में कहा है, तो इसमें एक हल्का सा हिंट देता हूँ कि इसमें क्या कहा गया कि इनकम टैक्स ऑफिसर या जो भी कमिश्नर है वो मेंबर्स को नहीं पकड़ सकता कि कंपनी से नहीं ले पा रहे, आप ही आ जाओ, आपसे ले लो। आप रास्ते में मिल गए, अच्छा आप उस कंपनी के शेयर होल्डर्स हो, हाँ जी चलो इन्हीं को पकड़ो, ले चलो इन्हीं से लेंगे वो टैक्स। तो आप क्या कहेंगे कि हम सेपरेट एंटिटी, आप शेयर होल्डर्स को इस तरह से क्लेम नहीं कर सकते, आप डायरेक्ट कंपनी को करें। ठीक है जी। कंपनी में परचेज शेयर्स ऑफ अनदर कंपनी एंड दस बिकम अ कंट्रोलिंग कंपनी। हमने होल्डिंग कंपनी का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। जब होल्डिंग कंपनी कैसे बने थे, एक कंपनी ने दूसरी कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर खरीदे थे, तभी तो कंट्रोलिंग अथॉरिटी आई थी, वो ये चीज। ठीक है, लास्ट एक्स सॉरी लास्ट कह रहा है, एज हैज बीन स्टेटेड अबव द लॉ रिकॉग्नाइजेस सच अ कंपनी एज अ ज्यूरिस्टिक पर्सन। ज्यूरिस्टिक पर्सन का मतलब क्या हुआ? लीगल, जिसको लीगल स्टेटस मिला हुआ है, लॉ का स्टेटस। तो हमने पहले ही पढ़ा है कि सेपरेट लीगल एंटिटी है, हम बोलते हैं ना सेपरेट लीगल एंटिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। तो वही कह रहा है, ज्यूरिस्टिक पर्सन सेपरेट एंड डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स। The mere fact that the entire share capital has been contributed by central government, ये पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहा है। अगर एक कंपनी के शेयर्स सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिए हुए, या फिर आगे देखो ध्यान से पढ़ो, यहाँ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने लिए। आप लोगों ने एक कंपनी खोली जो हम कह रहे हैं एबीसी लिमिटेड, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसमें शेयर्स लगा, में पैसा इन्वेस्ट कर दिया, यहाँ प्रेसिडेंट साहब ने शेयर्स खरीद लिए, या फिर कोई अदर ऑफिसर्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, किसी अदर ऑफिसर ने खरीद लिए। या तो पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट ने खरीद लिए, या किसने खरीद लिए? प्रेसिडेंट से, या फिर किसी अदर ऑफिसर ने खरीद लिए। क्या ये कुछ अलग सा डिफरेंस बनेगा? देखो क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट सुनो।
does not make any difference in the position of the registered company। क्या कंपनी की पोजीशन कुछ चेंज हो जाएगी? हाँ, बेनिफिट मिल सकता है मार्केट। आप ये नहीं कह सकते कि गवर्नमेंट का पैसा हमारी कंपनी में लगा हुआ है तो कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जाएगा। नहीं, कंपनी के स्टेटस पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे प्रेसिडेंट साहब ने ले लियो, चाहे फिर किसी ने भी ऑफिस में ली हो। इट डज नॉट मेक, क्या कह रहा है, इट डज नॉट मेक अ कंपनी एन एजेंट ईदर द प्रेसिडेंट और द सेंटर। अब प्रेसिडेंट साहब ये नहीं कह सकते वो कंपनी मेरी है, जाओ वहीं से खरीदो सब कुछ, वो ऑर्डर हो जाएगा, मिसयूज ऑफ पावर हो जाएगा, दैट इज अ डिफरेंट इशू। लेकिन जो प्रेसिडेंट है या फिर जो गवर्नमेंट है, क्या वो एजेंट का काम करेगी? क्या कंपनी इनका एजेंट का काम करेगी? समझ के बात को? ये एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन। ये थे हमारे कुछ शॉर्ट नोट्स हमारे एक स्पीसी को लेकर या फिर एक इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन। नेक्स्ट कौन सा? वो बाद में पढ़ेंगे, ये सिर्फ नाम के लिए दे रखे हैं, इनकी एक्सप्लेनेशन अभी कुछ भी नहीं है, ये अभी समझाऊंगा, चिंता ना करो। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन या डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपिटल। कितनी कैपिटल पढ़ी है आप लोगों ने अभी तक? तीन। कौन कौन से? इशूड नहीं पढ़ी, कॉल्ड अप नहीं पढ़ी, अनपेड भी पढ़ी है। चलिए कोई नहीं, अब वन बाय वन थोड़ा सा लेते हैं, आपसे शुरू करते हैं। पहला पैराग्राफ आप पढ़ो, फर्स्ट पैराग्राफ देखो बेटा। हम लोग बात कर रहे हैं कैपिटल को लेकर, कैपिटल को लेकर हम बात कर रहे हैं। क्या है पहला? नॉमिनल, ऑथराइज्ड या रजिस्टर्ड कैपिटल। ये तीनों सिनोनिम्स हैं, याद है ना आपको सबको? ये ऑथराइज याद है। ऑथराइज्ड भी, नॉमिनल भी इसी को कहते हैं और रजिस्टर्ड भी इसे कहते हैं, ठीक है। वैसे बताओ बिना पढ़े क्या होती थी ये? मैक्स। और क्या था? इसी से इसका रजिस्ट्रेशन होगा, यानी मेमोरेंडम में इसी का मेंशन होगा। आप इससे ज्यादा नहीं मांग सकते, तो मैं ज्यादा नहीं मांग सकते, वो कहां से पता चलता है? मेमोरेंडम से। तो मेमोरेंडम में अंदर मेंशन होता है। हाँ जी, देखो वो ऑल्ट्रेशन तो हर किसी चीज का हो सकता है, ऑल्ट्रेशन में कोई इशू नहीं। Nominal, authorized or registered capital means such capital as is authorized by the memorandum of a company. आगे ना, ऑथराइज तो कौन कर रहा है? ऑथराइज, ऑथराइज बाय मेमोरेंडम, ये कह रहा था मैं। To be the maximum amount of share capital. और ये क्या होगी? मैक्सिमम अमाउंट होगी। ये दो बातें तो इसके अंदर खास तौर पर ध्यान रखनी है। आगे, The maximum amount which it is authorized to raise by issuing shares upon which it pays the stamp duty. हाँ, एक्चुअली बेटा क्या होता है, हम बार बार पढ़ते हैं ना कि फीस पे करो, फीस पे करो, तो वो जो कंपनी को फीस पे करनी होती है वो उसी के ऊपर होती है, स्टैम्प ड्यूटी। आप जब घर खरीदते हैं तो घर खरीदते वक्त एक अमाउंट कोट की जाती है, जैसे नॉर्मल इंडिया में प्रोसेस चल रहा है, एक व्हाइट अमाउंट, एक ब्लैक अमाउंट। ब्लैक अमाउंट मेंशन नहीं किया जाता, लेकिन व्हाइट अमाउंट मेंशन किया जाता है। तो ड्यूटी किस पर ली जाती है? व्हाइट अमाउंट। तो जितने से कंपनी का रजिस्ट्रेशन हुआ उस कैपिटल के ऊपर क्या लगती है? स्टैम्प ड्यूटी। ये ध्यान रखना। It is usually fixed at the amount which it is estimated the company will need, including the working capital and the reserve capital if any. ये एक एस्टिमेटेड अमाउंट होता है, क्योंकि पता तो कुछ भी नहीं होता कि कितने का हमारा प्रोजेक्ट कितने में स्टार्ट हो जाएगा, कितने बचेंगे, कम कितना कम पड़ता है, तभी तो लोन लेना पड़ता है। तो एक एस्टिमेटेड अमाउंट है, किसके हिसाब से? कि कंपनी की नीड्स क्या है और उस नीड में क्या क्या हो जाता है? वर्किंग कैपिटल एंड रिजर्व कैपिटल क्या थी? प्रॉफिट नहीं, वो आप बोल रहे हो रिजर्व्स, मैं रिजर्व कैपिटल बोल रहा हूँ। एक होता है रिजर्व, एक होता है रिजर्व कैपिटल और एक होता है कैपिटल रिजर्व, इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया। रिजर्व कैपिटल वो कैपिटल होती है जो ऑलरेडी कंपनी हमेशा अपने पास रिजर्व के तौर पर रखती है, जब वाइंडिंग अप का टाइम आएगा तब उसके कॉल किया जाएगा, वो है रिजर्व कैपिटल। ठीक है,
सर वाइंडिंग अप के बाद क्या करना है? वाइंडिंग अप के टाइम बोला है मैंने, बस आज नहीं बोला। वाइंड अप के बाद क्यों करेंगे? वाइंडिंग अप के टाइम पर वाइंडिंग अप का जब टाइम आएगा तो वो पैसे की जरूरत पड़ती है, उसको बोलते हैं। और ये रिजर्व कैपिटल जो है कंपनी जो है कॉल भी नहीं करती इतनी जल्दी। मतलब मैंने एक वाइंडिंग अप का एग्जांपल लिया है, और भी उसके कई एग्जांपल हो सकते हैं कि जब जब उनको जरूरत होती है तब उस रिजर्व कैपिटल को कॉल किया जाता है। ठीक है, जैसे हर घर में एक रिजर्व अमाउंट होता है ना, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पैसे हैं तो आपके पापा को कहना नहीं है, आप कहोगे वहां रखे तो हैं, उनका मतलब क्या होता है कि वो रिजर्व, वो किसके लिए? इमरजेंसी के लिए, कंटिजेंसीज के टाइम पर यूज होता है। वही तो रिजर्व कैपिटल बता वो वो कैपिटल रिजर्व होता है, जो कैपिटल प्रॉफिट्स होते हैं उनको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर किया जाता है। कैपिटल प्रॉफिट्स जो आप रिसेंटली एकदम से अभी यूटिलाइज नहीं कर सकते, हर प्रॉफिट एकदम से यूटिलाइज नहीं किया जा सकता, तो उनको संभाल के रखा जाता है। तो कैपिटल से जो प्रॉफिट होते हैं उनको कैपिटल रिजर्व्स कहते हैं। फिर वो आगे उसी स्पेसिफाइड पर्पस में यूज होते हैं। अकाउंट से पढ़ा होगा, कैपिटल रिजर्व हर जगह यूज नहीं हो सकता। जैसे अभी इन्होंने बोला था कि शेयर प्रॉफिटेड अकाउंट से क्या मिलता है? कैपिटल रिजर्व। वो कहाँ यूज होता है? दोबारा इशू करता है, अगर उस पे लॉस होता है तो उसको कंपनसेट होता है। और अपने जगह ठीक ठीक है ठीक है। हाँ जी बेटा। सेकंड इशूड कैपिटल, सुन लो बेटे, इशूड कैपिटल। अब ये एक स्टेप बाय स्टेप, ऐसे बच्चे को आपको समझाया जाता है कि हम सबसे टॉप स्टेप पर खड़े होते हैं तो वो कहते हैं मेमोरेंडम, उससे एक स्टेप नीचे आते हैं तो एक स्टेप नीचे हो गया वो इशूड है। यानी इशूड कैपिटल ऐसो इसके ऑथराइज्ड कैपिटल के इक्वल हो सकती है या उससे कम हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। Being such capital as the company issues from time to time for subscription. फ्रॉम टाइम टू टाइम फॉर सब्सक्रिप्शन, यानी इशू करती है जब उसको जरूरत होती है, टाइम टू टाइम पर वो सब्सक्रिप्शन लेती है पब्लिक से, और पब्लिक उसके लिए पैसे देते हैं आपको। आगे It is that part of authorized capital which is offered by the company for है ना, subscription वही उसका ही पार्ट है, ऑथराइज्ड कैपिटल का ही पार्ट है ये। and includes the shares allotted for consideration other than cash. इसमें ये ध्यान रखना, वो अदर देन कैश वाला भी इसके अंदर इंक्लूड होता है, कहीं उसको आप अलग से मान लो। इंक्लूड्स शेयर्स अलॉटेड फॉर कंसिडरेशन अदर देन, अरे एसेट्स के बदले में जो देते थे, भूल गए? आ गए यार। Schedule 3 makes it शेड्यूल 3 क्या बताता है? obligatory for the company to disclose its issued capital in the balance sheet. शेड्यूल 3 बैलेंस शीट बनाते तो थे, बैलेंस शीट जो बनती थी एज पर शेड्यूल 3 तो बनती थी, तो वही बता रहा है, उसी शेड्यूल की बात कर रहा है। उस शेड्यूल के हिसाब से आप बैलेंस शीट में क्या बताएंगे? इशूड कैपिटल। शेड्यूल 3 कहता है इसको। क्लियर है पॉइंट? इजी है, पढ़ो। Subscribe capital section में ये सब सेक्शन 2 का पार्ट आ रहा है ना, डेफिनेशन से। मेंशन करना होगा तो सिर्फ सेक्शन आप सेक्शन 2 से ठीक रहेगा, क्योंकि इतने सारे तो मैं खुद कह रहा हूँ नहीं याद हो पाते। एक फ्रैंक ओपिनियन है, एक एकदम से क्या बोलते हैं जनरल एक्सेप्टेंस है ये, कि सबको इतने सारे याद नहीं हो सकते। हमने जैसे कॉन्ट्रैक्ट किया था तो कॉन्ट्रैक्ट में सारे याद हो गए, लेकिन वो सारे 2 कहाँ तक याद से हो जाएंगे, क्योंकि सब 2 में ही है। और किसका 256, किसी का 292, किसी का 290, किसी का 291, तो यहाँ तो बहुत हाई लेवल की प्रैक्टिस हो तो याद हो जाएंगे, मैं तो साफ कह रहा हूँ। लेकिन सेक्शन 2 सबको आराम से याद है। अगर आपके याद हो जाते हैं तो मैं कह रहा हूँ इससे बढ़िया तो कुछ है ही नहीं फिर। ये तो बहुत अपने आप में ग्रेट अचीवमेंट है। ठीक है ना? हाँ जी। as such part of the capital which is for the time being subscribed by the members of the company. ये कौन सा कैपिटल है? Issue. फॉर द टाइम बीइंग सब्सक्राइब्ड बाय द मेंबर्स, फॉर द टाइम बीइंग। It is the nominal amount of shares taken up by the public. Where any notice, ये नॉमिनल अमाउंट है, और जो किसने ले लिया अभी? पब्लिक के पास आ गया। where any notice, advertisement or other official communication or any business letter, billhead or letter delivered in the company states the authorized capital.
the subscribed and paid up capital must also be stated in equally conspicuous characters. A default in this regard will make the company and every officer who is in default liable to pay penalty extending between 10,000 and 5,000 respectively. कंपनी के ऊपर 10,000 की, ऑफिसर्स के ऊपर 5,000। क्या हुआ क्या है, ध्यान से इसको समझे। वेयर एनी नोटिस, एडवर्टीजमेंट और अदर ऑफिशियल कम्युनिकेशन ऑफ एनी बिजनेस लेटर, bill head or letter paper of a company states that the authorized capital, the subscribed and paid up capital must also be stated in equally conspicuous character। एक बार जरा conspicuous का हिंदी मीनिंग निकालो। चल रहा है नेट? Easily seen on the प्रकट साफ सत्य हिंदी में बताते हैं। मैं क्यों कहा इसे, इसका असली एक्चुअली वर्ड है सुपर स्पष्ट, सुस्पष्ट, सुस्पष्ट करके कुछ ऐसा मैंने वर्ड देखा था, है ना, यही है। मैंने क्यों पढ़वाया, ये देखो, एक होता है कॉन्स्पिरेसी, वो क्या होता है, कपट, और ये क्या है, सुस्पष्ट, ये सुपर स्पष्ट है, कॉन्स्पिशियस कैरेक्टर। यानी क्या कह रहा है, द सब्सक्राइब्ड एंड पेड अप कैपिटल मस्ट आल्सो स्टेट इन इक्वली कंस्पिशियस कैरेक्टर, मतलब बिल्कुल आपको उसको क्लैरिफाई करना है, कितना ऑथराइज्ड, कितना इशूड, कितना सब्सक्राइब्ड। और अगर इसमें कोई डिफॉल्ट आया, आपने देखा होगा शेड्यूल 3 के अंदर आप सबसे पहले क्या लिखते थे, ऑथराइज्ड, फिर इशूड, फिर सब्सक्राइब, उसकी बात कर रहा है। अगर वहां पर अपने कोई भी हल्की सी मिस्टेक कर दी तो पेनल्टी कितने की लग रही है, 10,000 और 5,000। कंपनी के ऊपर तो 10,000 की फिक्स हो ही गई, और अगर कोई और भी एवरी ऑफिसर, जो एवरी ऑफिसर है उस पर 5,000। क्लियर है पॉइंट? किस केस में आ रहा है ये, सब्सक्राइब कैपिटल, और ये जो पनिशमेंट है ये बैलेंस शीट के अंदर तीनों कैपिटल का ढंग से एक्सप्लेन ना करने पर। ठीक है जी, हाँ जी, आप पढ़ो, आप जगह हो। कॉल्ड अप कैपिटल वैसे क्या था, याद है? हमारी जो इंस्टॉलमेंट्स बढ़ जाती थी, उन इंस्टॉलमेंट में जितने इंस्टॉलमेंट हम मांग चुके उसको कॉल्ड अप कैपिटल कहते थे। हाँ जी, As the part of capital which has been called up for payment, it is the total amount called up for on the है ना, list. साफ बोल दिया उसने, विच हैज बीन कॉल्ड फॉर पेमेंट। सिंपल, जो कॉल्स हम पेमेंट के लिए कॉल कर चुके हैं, उस अमाउंट से जो बनेगा दैट इज कॉल्ड कॉल्ड अप कैपिटल। पेड अप क्या था फिर, उस कॉल्ड अप में से जितना रिसीव हो गया, उस कॉल्ड अप अमाउंट के अगेंस्ट जितना रिसीव्ड हो गया वो पेड अप कैपिटल था। देखो क्या लिखा है, अमाउंट पेड एंड क्रेडिटेड ऑन शेयर्स। तो आप यहां पर थोड़ा बहुत चाहो तो एडिशन कर सकते हो कि वॉट एवर अमाउंट कॉल्ड, वॉट एवर अमाउंट बीइंग कॉल्ड, एंड आउट ऑफ दैट वॉट एवर अमाउंट हैड बीन पेड या रिसीव्ड इज कॉल्ड पेड अप कैपिटल। क्या लिखा है, इट इज इक्वल टू, आओ जी आओ, इट इज इक्वल टू, इसने पहले देखा होगा कि आज ही ऑनलाइन आ रही है, तो ऑनलाइन की वेट तो नहीं कर रहा था। चल ठीक है, अच्छा कैसे टाइम पे, हमारे 2 नोट्स खत्म हो चुके हैं, तीसरा पॉइंट चल रहा है, ये इसको और इनकरेज कर रहा है कि थोड़ा और लेट आना चाहिए था। हम क्या करते थे बेटे, कॉल्जिनियर माइनस कर देते थे, कॉल्ड अप अमाउंट में से अगर आप कॉल्जिनियर माइनस करते तो अमाउंट पेड निकल कर आ जाता। ठीक है, नेक्स्ट है डिफाइंड शेयर एंड शेयर कैपिटल। अगला पार्ट इसका बहुत इंपॉर्टेंट, डिफाइंड शेयर एंड शेयर कैपिटल। क्या होता है शेयर, जरा देखे जरा,
बेसिकली शेयर है क्या? हम लोगों ने तब भी पढ़ा है कि शेयर इस तरह से कोई भी डिफाइन नहीं है कि व्हाट इज शेयर, लेकिन फिर भी कंपनीज ने क्या डिसाइड किया जब ये बन रहा था एक्ट, कि अगर कैपिटल को अरेंज करना है, अगर कैपिटल को अरेंज करना है तो सबसे पहले उसका एक मिनिमम डिनोमिनेशन फिक्स कर दिया जाए। वो जब मिनिमम डिनोमिनेशन फिक्स्ड हुआ उसको कहा गया सिंगल शेयर। जैसे दिल्ली सरकार, वो सॉरी दिल्ली का नाम, भारत सरकार ने डिसाइड किया कि हमारे पास जो करेंसी है इन रुपीज में है, तो रुपीज का एक डिनोमिनेशन फिक्स कर दें। 1 रुपया भी है, 2 रुपया भी है, 5 रुपया भी है, 10 रुपये भी है, 10 के बाद 20 भी है, फिर 50 भी है। ये डिनोमिनेशन किसने फिक्स किए? इंडियन गवर्नमेंट। ऐसे ही जब कंपनी की स्टार्टिंग की जाती है तो कंपनी के शेयर का एक डिनोमिनेशन फिक्स कर लिया जाता है विदाउट एनी वेरिएशन। वेरिएशन शेयर्स के हिसाब से हो जाएगा कि इक्विटी शेयर्स का अलग हो सकता है, प्रेफरेंस का अलग हो सकता है, या फिर टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स हम पढ़ते थे तो वहां पर अलग हो जाता था कि ये वाला प्रेफरेंस शेयर 50 रुपए वाला है, ये वाला 100 रुपए वाला है, ये 10 रुपए वाला है। इस तरीके से इक्विटी शेयर जो इशू होता था वो एक जैसा इशू होता था, उसमें वेरिएशन आपने देखा होगा नहीं है, आपने कभी पढ़ा भी नहीं होगा। आपने प्रेफरेंस शेयर्स पढ़े होंगे 10%। प्रेफरेंस शेयर कैसे डिसाइड होता था? भूल गए थोड़ा थोड़ा अकाउंट। अच्छा चलो प्रैक्टिकल में तो पढ़ते होंगे ना, 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, 20% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। हाँ हाँ चलो वही 9-10। ये 9-10 क्या होता था? नहीं, इसे बोलते हैं डिविडेंड। ये रेट ऑफ डिविडेंड होता था। कंपनी अपने प्रेफरेंस शेयर्स को वेरिएशन से इशू कर सकती है, यानी वेरिएशन ऑफ डिविडेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन इक्विटी शेयर में इस तरीके की कोई भी क्लॉज फिक्स नहीं होती, क्योंकि आपने ये भी पढ़ा होगा इक्विटी शेयर्स का डिविडेंड फिक्स नहीं है ना, वो प्रॉफिट के हिसाब से डिसाइड होता है। खैर क्या कह रहा है शेयर के बारे में? शेयर मींस अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी एंड इंक्लूड्स स्टॉक, और कुछ नहीं, क्योंकि कोई डेफिनेशन है ही नहीं। ये तो हम आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो डिनोमिनेशन एक फिक्स किया गया। जब वो डिनोमिनेशन फिक्स होता है तो कैपिटल डिवाइड हो जाती है नंबर ऑफ शेयर्स। जैसे मान लीजिए आपकी कैपिटल 1 करोड़ रुपया है और आपने कहा कि मेरे शेयर का प्राइस 100 रुपये होगा। आपने कहा मेरे शेयर का प्राइस 100 रुपये होगा, तो कितने शेयर्स हो गए? 1 लाख। 1 करोड़ रुपए की कैपिटल है, 100 से डिवाइड कर दिया, 1 लाख शेयर। ठीक है, फिर आगे क्या कह रहा है? अ शेयर दस रिप्रेजेंट सच प्रोपोर्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स एज द अमाउंट पेड देयर अपॉन बीएस टू द टोटल कैपिटल पेबल टू द कंपनी। इसका मीनिंग क्या है? आपको प्रोपोर्शनेट कैपिटल कैसे आपकी डिसाइड होती है? 1 लाख शेयर्स हमने डिसाइड कर लिए, 1 लाख में से मान लीजिए आपने 100 शेयर्स लिए हैं, आपने 1000 लिए हैं, उन्होंने मान लीजिए 2000 लिए हैं, तो आपका जो प्रोपोर्शन ऑफ राइट है वो कितना क्रिएट होगा? अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ शेयर्स यू होल्ड, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ शेयर्स यू होल्ड। तो वो क्या कहना चाह रहा है? अ शेयर दस रिप्रेजेंट सच प्रोपोर्शन ऑफ द इंटरेस्ट, यानी जितने शेयर आपने होल्ड किए हुए हैं आपका कंपनी के अंदर उतना प्रोपोर्शन ऑफ इंटरेस्ट काउंट होगा। ये वाला जरा एक बार आप पढ़ें। फेयरवेल जस्टिस इन बोरलैंड ट्रस्टी वर्सेस स्टील ब्रदर्स एंड कंपनी। इसकी एक्सप्लेनेशन इन्होंने ऑलरेडी थोड़ी सी दी हुई है, जरा एक बार पढ़ो, सेल्फ स्टडी कर लो सारे लोग। क्या ऑब्जर्व हुआ इसमें जरा बताएंगे? ये नहीं है सिर्फ वही। पैसे के हिसाब से ले रहे, इंटरेस्ट देखा जाता है। वो कह रहा है आपका कंपनी के अंदर इंटरेस्ट, ये ब्याज वाला इंटरेस्ट नहीं है, आपका राइट वाला इंटरेस्ट है। वो कैसे चेक करोगे? आपने कितने रुपए दिए या आपके पास कितने शेयर हैं, किससे डिसाइड होगा?
रुपए से या शेयर से? Shares. नंबर ऑफ शेयर्स। जब अगर मान लीजिए कंपनी ने आपको शेयर दिया 100 रुपए वाला 150 रुपए का, तो आपका इंटरेस्ट 150 रुपए के हिसाब से देखा जाएगा या 100 रुपए के हिसाब से? तो कह रहा है भैया 50 रुपए तो गया, कैपिटल प्रॉफिट हो गया कंपनी को, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, उसके बदले आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलना। आपको सिर्फ बेनिफिट किस अमाउंट का मिलना है? आपके शेयर का। तो इसलिए आपका इंटरेस्ट किस चीज से चेक किया जाएगा? हाउ मेनी शेयर्स यू होल्डिंग, हाउ मेनी शेयर्स यू होल्डिंग, सिंपल। इट डजंट मैटर हाउ मच अमाउंट यू पेड, इट डजंट मैटर हाउ मच अमाउंट यू, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नंबर ऑफ शेयर से देखा जाएगा। हाँ, वो एक प्रोसेसिंग अलग है। जब लोग कॉल्स इन एरियर करते हैं, कॉल्स इन एरियर तो पता ही होगा, वो प्रोसेसिंग अलग है, उसमें कंपनी के पास उसके राइट्स अलग आ जाते हैं कि जो कॉल्स इन एरियर करते हैं एंड प्रॉपर जितने भी उनको नोटिस देने के बाद अगर वो तब भी पैसा नहीं देते तो उनके शेयर्स को क्या कर लिया जाता है? फोर्फीट। वो एक अलग प्रोसेस है। तो वहां पर तो उनका राइट्स ही खत्म हो गए। जब शेयर फोरफिट हो जाएगा तो क्या आपको राइट रहेगा? जीरो राइट, उतने शेयर्स का राइट खत्म। तो यहाँ पर उसने इस केस में समझाने की कोशिश की है, ऑब्जर्व दैट अ शेयर इज नॉट अ सम ऑफ मनी बट इट इज एन इंटरेस्ट। वो पैसा नहीं है, वो सिर्फ एक इंटरेस्ट है। किसका? राइट्स। किसका? किसके ऊपर? शेयर होल्डर्स का कंपनी के ऊपर, नॉट ऑन एसेट्स, कंपनी के ऊपर। इंटरेस्ट मेजर्ड बाय अ सम ऑफ मनी एंड मेड अप ऑफ वेरियस राइट्स कंटेन्ड इन द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग उनको जो जो राइट्स मिल सकते हैं उन राइट्स को मेजर किया जा सकता है और कुछ नहीं, इंक्लूडिंग द राइट टू अ सम ऑफ मनी। उनको और एक राइट क्या होता है? वाइंडिंग अप जब हो रहा होता है कंपनी का, वाइंडिंग अप समझते हो ना, कंपनी जब खत्म हो रही है तो शेयर होल्डर्स को क्या राइट है कि अगर पैसा बचे तो मुझे मेरा पैसा वापस मिले। हालांकि सबसे पहले लायबिलिटीज पे ऑफ की जाती हैं, जब सारी लायबिलिटीज पे ऑफ हो जाती हैं उसके बाद अगर पैसा बचता है तो किसका? शेयर होल्डर्स का। उसमें भी शेयर होल्डर्स के जो आपने बोला कि उसमें भी फिर एक सिंक्रोनाइजेशन है कि सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, उसके बाद, लेकिन दे हैव राइट्स। मोर और लेस क्यों लिखा है? ज्यादा भी मिल सकता है और कम भी मिल सकता है। ज्यादा कम मिलेगा, कंपनी बहुत हाई प्रॉफिट्स में थी, उसके बाद भी वाइंड अप हो रहा है इसलिए ज्यादा मिल जाएगा, और लॉस में चल रही है तो कम ही मिलेगा। अगर प्रॉफिट कम है तो कम मिलेगा, लॉस में चलेगी तो मिलेगा ही। फिर रहेंगे कैसे पैसे? अरे वाइंड अप में तो ऑलरेडी मानते हैं ना कि लॉस में चल रही होगी कंपनी बेटा। ये सब मैं कह रहा हूँ अगर लॉस में चल रही हो तो देगी कैसे फिर शेयर होल्डर्स के पैसे? तब तेरी बात ठीक है, मेरी बात तो सुन, मैं क्या कह रहा हूँ, तब ये चांस है कि कम मिलेगा। कंपनी लॉस में चल रही है, एसेट्स बेचे जाएगा, सारी लायबिलिटीज पे ऑफ की जाएंगी। मान लीजिए एसेट्स बिकी 50 करोड़ में और सारी लायबिलिटीज चली गई 45 करोड़ में, कितना बचा? 5 करोड़। और शेयर्स ऑलरेडी 10 करोड़ के थे, तो 10 करोड़ के शेयर्स के अगेंस्ट कितने पे आए? तो आपको कितना मिल रहा है? 50%। आधा मिल रहा है तो आधा मिलेगा, तो कम हो गया ना। कभी कभी कुछ भी नहीं मिलता, ये जरूरी नहीं है कि मिलेगा ही। इक्विटी शेयर होल्डर्स तो बेचारे सबसे ज्यादा इस मामले में फंसते हैं। फोर्थ पॉइंट देखो क्या कह रहा है, पढ़ो फोर्थ पॉइंट। The shareholders are not in the eyes of law part owners of the company. वो पार्ट ओनर्स नहीं है, आइज ऑफ लॉ क्या कहती है? मेंबर्स हैं वो, है ना। वो अपना राइट, हमने भी क्या कहा था कि एसेट्स पर राइट नहीं दिखा सकते कि एसेट्स मेरी है। पता चला कंपनी की कार है, एक शेयर होल्डर घुसा, चाबी दो भाई क्योंकि मैं ऑनर हूं, मैं घुमाने ले जा रहा हूं अपनी कार को आज, तो ये कार पर तो मेरा भी राइट हो गया। ऐसा नहीं कर सकता। नेक्स्ट, The right and obligation attaching to a share are those prescribed by the memorandum of जो राइट्स आपकी बात कर रहे हैं, हम बार बार राइट्स की बात करें तो राइट्स कहाँ पर मेंशन होंगे? मेमोरेंडम में या
आर्टिकल्स के अंदर, ठीक है। जो राइट्स हम बार बार बात कर रहे हैं, राइट्स भी और साथ में ऑब्लिगेशन भी, ये मेमोरेंडम में या आर्टिकल्स में मिलेगी, ठीक है जी। अगला Shares are a movable property, section 44. हम शेयर की बात कर रहे हैं, तो ये पहले छोटा सा शेयर की डेफिनेशन आई, शेयर्स के बारे में एक्सप्लेनेशन आई, लेकिन वो अब कह रहा है कि शेयर सेक्शन 45, थोड़ा सा बियॉन्ड चले गए हैं, 44 थोड़ा सा आगे चले गए हैं, हालांकि सिर्फ सेक्शन 10 तक हमारे कोर्स में है अभी, ठीक है। थोड़ा सा आगे गए हैं बताने के लिए कि क्या है। शेयर्स अपने आप में मूवेबल है, रोज देखते हो आप, रोज मार्केट में शेयर्स बिक रहे होते हैं, मूवेबल है इधर से उधर, और इसमें ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट देखो, शेयर्स शैल बी नंबर्ड, जब तक शेयर पर नंबर नहीं होगा तो कैसे चलेगी बात। हर करेंसी के हर नोट के पीछे एक नंबर लिखा हुआ है ना। करोड़ों की तादाद में करेंसी होगी, करोड़ों की तादाद में हर किसी पे नंबर है और डिफरेंट नंबर है, और डिफरेंट नंबर है। एक कुछ भी ऐसा नहीं कि हाँ भाई पता चला 100 के नोट दिख रहे हैं, दो आपको दो सेम नंबर के, कभी नहीं दिखेंगे, दिखेंगे ही नहीं। मूवेबल हो गए और शैल बी नंबर, ठीक है। आगे आ जाओ। शेयर कैपिटल हमने जो पढ़ी, कितनी तरह की पढ़ी थी अब तक? दो ही तरह की, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अभी एक इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट हुआ है। अभी तक आपने इक्विटी के बारे में सिर्फ एक ही पढ़ा है कि इक्विटी शेयर कैपिटल क्या होता है, सिर्फ इक्विटी शेयर्स। इक्विटी शेयर्स में भी दो तरह के हैं, देखो क्या कह रहा है। इक्विटी शेयर कैपिटल विद वोटिंग राइट्स, और दूसरा विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, डीवीआरस के नाम से जाना जाता है। एक इक्विटी शेयर वो जिसके राइट्स सबके क्या है, सेम। मान लीजिए आपने 1 लाख इक्विटी शेयर इशू किए और हर शेयर का राइट एक शेयर का एक है, तो एक ही कहलाएगा। ये डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स क्या होते हैं, अब ये सुन लीजिए। कभी कभी कंपनी मेंशन, ये सब कुछ मेंशन होगा पहले से मेमोरेंडम के अंदर। हमने आपको जो शेयर इशू किए हैं, हर 5 शेयर के बदले आपको 1 शेयर का राइट मिलेगा। हर 5 शेयर के बदले, ये एग्जांपल ले रहा हूं, 10 के बदले 1 भी कह सकते हैं, 10 के बदले 3 भी कह सकते हैं। ये आपको मेमोरेंडम में ऑलरेडी डिफाइंड होगा। तो उनको क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। तो क्या कह रहे हैं, विद डिफरेंशियल राइट्स एज टू डिविडेंड वोटिंग और अदरवाइज इन अकॉर्डेंस विद द प्रिस्क्राइब्ड रूल्स। ये पहले से मेंशन होगा, अपनी मर्जी से डायरेक्टर चेंज नहीं कर सकते। प्रिस्क्राइब्ड रूल्स में क्या हो सकता है, डिविडेंड के लिए राइट्स, किसके लिए, वोटिंग के लिए, या फिर कुछ और। जब अदरवाइज लिखा होता है तो यहाँ कुछ और, एटसेट्रा जिसे कहते हैं। एटसेट्रा वर्ड ना लिख कर क्यों लिखते हैं, अदरवाइज। तो जो ओवर सब्सक्राइब करते हैं शेयर में यही होता है डिफरेंशियल राइट्स वाला, उसमें प्रोपोर्शनेट होता है, प्रोरेटा। ये बोलता है ना वो कि 10 शेयर ले लो तो आपको 1 प्रोरेटा अलॉटमेंट है, वो वोटिंग राइट नहीं है, वो प्रोरेटा अलॉटमेंट था, यही यार। क्योंकि बाकी फिर शेयर्स तो खत्म हो जाते हैं। शेयर आपकी कंपनी में उतने ही रहते हैं जितने आपने इशू किए, उससे ज्यादा तो आप रख ही नहीं सकते। ये कब होता है वैसे बताया था। आप लोगों ने पता नहीं वर्ड सुना है कि नहीं सुना, राइट इशू सुना है? दिवाली पर बोनस मिलता है सबको, एम्प्लॉइज को, स्टाफ को। अभी पता नहीं, रिलायंस बहुत, मैंने सुना है रिलायंस हमेशा दिवाली पर बोनस देता था। शेयर होल्डर्स को बोनस कैसे मिलेगा, एम्प्लॉय तो है नहीं, एम्प्लॉय तो है नहीं, बोनस देते हैं तब भी राइट इशू के फॉर्मेट में, बोनस शेयर्स के फॉर्मेट में। दो तरह के, या तो बोनस शेयर इशू हो जाते हैं या राइट इशू हो जाते हैं। पहले बोनस बताया था। बोनस का मतलब क्या, बोनस शेयर। कंपनी ने बोनस निकाला कि देखो जी हमारे मार्केट में अभी 1 लाख शेयर हैं, हम सबको हर 10 शेयर के बदले 1 शेयर फ्री में दे रहे हैं। 10 शेयर के बदले, अब मान लीजिए आपके पास 50 शेयर है तो आपको कितने मिलेंगे फ्री, तो कितने शेयर हो गए आपके, अब फ्री में। बोनस है ये बोनस है। लेकिन कंपनी नीचे क्लॉज लगा सकती है कि भाई साहब ये जो बोनस शेयर मैंने इशू किए ना, इसमें हर 5 शेयर के बदले 1 ही राइट है।
हर 5 शेयर के बदले वोटिंग राइट एक ही देगा। यानी अब आपके पास दो तरह के वोटिंग राइट हो गए। एक तो वो जो पहले से 50 शेयर थे उस पर तो पूरा 50 है, लेकिन अगले 5 जो मिले उस पर वोटिंग राइट कितना है? एक। तो कितना हो गया वोटिंग राइट? इनके पास 51। 55 नहीं भर पाएंगे, क्या बोलेंगे? और ये मेंशन होता है, ये शेयर में मेंशन होता है कि ये वो वाला शेयर है जो डीवीआर है। आप कहोगे कैसे? कंपनी के रिकॉर्ड्स में होता है, कैपिंग लगी होती है सबके बाद। कंपनी जैसे क्लिक करेगी उस शेयर नंबर पे तो कहेंगे ये तो सर डीवीआर वाला शेयर है। अच्छा जी, कितने? 5 के बदले 1। तो उसका ऑब्वियसली मार्केट प्राइस भी क्या होगा? मार्केट प्राइस भी कम होगा। ये तो था बोनस। राइट इशू क्या होता था? शेयर होल्डर्स को पहले देते हैं कि आप ले लो। हाँ, और उसमें कंपनी डिस्काउंट ऑफर कर देती है कि हम हर 10 शेयर के बदले 1 शेयर दे रहे हैं जी आपको। मार्केट में ये शेयर आज की डेट में 10 रुपए वाला 50 रुपए का है, हम आपको 30 रुपए में दे रहे हैं। तब भी मार्केट प्राइस से 20 रुपया, उसमें भी वोटिंग राइट अलग हो सकती है। पहले वाले में फ्री में मिला, दूसरे वाले में डिस्काउंट। और ये जो मैंने बताया था ये आपका यूज होता है कहां पर? कहां से? वो जो कैपिटल रिजर्व बनाया वो यहाँ यूज होता है। फुली पेड बोनस शेयर में इशू होता है, यूज होता है, सुना है ना? यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज फ्यूम रिजर्व्स, यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल रिजर्व। तो इक्विटी कैपिटल कितनी तरह की है हमारी? दो तरह की। पहली विद वोटिंग राइट्स और दूसरी विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स। एक एग्जांपल जरा एक पढ़ लीजिए, टाटा मोटर्स वाला। देखो वही कह रहा है, हर 10 शेयर के बदले वोटिंग राइट कितना है? 1 का। एंड वुड गेट 5% points more dividend than that declared. सेम बात बोलिए। ये लास्ट में एग्जाम्पल है, ध्यान रखना, कंफ्यूज मत हो जाना। डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स में कह रहा है फॉर फ्यूचर रिटेल, जैन इरिगेशन अमंग अदर्स। ये कंपनीज के नाम है। मैं पहले कह रहा हूँ इसलिए कंपनी के नाम है, कंफ्यूज मत हो जाना। इन्होंने डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स इशू किए हुए हैं तो इनके नाम बता। ठीक है जी। सेकंड नंबर पे कौन सी कैपिटल? प्रेफरेंस। बिना पढ़े बताओ प्रेफरेंस बेसिकली होती क्या है? दो तरह के प्रेफरेंसेस मिलते हैं इन्हें। पहला डिविडेंड, यानी इनको हर साल डिविडेंड देना ही देना है और वो भी फिक्स्ड रेट से जो पहले से डिसाइडेड होता है। दूसरा, अगर कंपनी का डिसोल्यूशन हुआ, तो इक्विटी शेयर से पहले इनको पैसा लौटाया जाएगा, फिर कुछ बचेगा तो इक्विटी को मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। यानी इक्विटी से पहले दे हैव द राइट्स टू गेट देयर मनी बैक इन कंपैरिजन ऑफ इक्विटी शेयर्स। ठीक है जी। तो क्या कह रहा है? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल मींस which carry a preferential right with respect to first dividend, second repayment। डिविडेंड के बारे में क्या कह रहा है? either is a fixed amount or an amount calculated at fixed rate। second repayment कैसे कह रहा है? in case of winding up of repayment of capital of the amount the share capital paid up or deemed to have been paid whether or not there is a preferential right। यहां से स्टार्ट हो रहा है में, there is a preferential right for payment of any fixed premium or premium on any fixed scale specified in the memorandum or articles।
पहले से मेंशन होता है जब प्रेफरेंस शेयर्स इशू किए जाते हैं कि हम जब आपके पैसे लौटाएंगे तो 100 के बदले 110 लौटाएंगे, पहले से मेंशन होता है। अगर कंपनी ने ये एश्योरेंस दी है कि जब हम आपके पैसे लौटाएंगे, इनके साथ दो कंडीशन और होती है, बता दो। एक दो कंडीशन तो डिविडेंड और रीपेमेंट हो गई, दो कंडीशन और क्या फिक्स होती है? कितना अमाउंट आपको लौटाएंगे कि रिपेमेंट कितने साल बाद होगा। इसमें भी होता है एक्चुअली, इसमें भी होते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर्स, इनके अंदर टाइम फिक्स्ड होती है। आपके कोर्स में नहीं था, लेकिन सुन तो लो अब, अरे अब तो सुन लो मैं क्या कह रहा हूँ बेटा। इनकी टाइम फिक्स होती है, 5 साल बाद आपका पैसा लौटा देंगे या 5 साल बाद आपको कन्वर्जन दे देंगे, वो पहले से फिक्स्ड होता है। दूसरा, कितना देना है वो भी फिक्स्ड होगा, 10% एक्स्ट्रा देना है या 20% एक्स्ट्रा देना। हाँ, एक चीज मैटर करती है, कभी कभी कंपनीज अपने मीटिंग के अंदर रेजोल्यूशन पास करके, अगर मान लीजिए पहले से मेंशन नहीं है पैसा एक्स्ट्रा लौटाना, बट कंपनी प्रॉफिट्स में चल रही है, हाई प्रॉफिट्स में, तो उस सिचुएशन में एक रेजोल्यूशन पास करके इनको एक्स्ट्रा अमाउंट दिया जा सकता है, आउट ऑफ देयर रिजर्व्स, आउट ऑफ देयर रिजर्व्स। ठीक है जी, ये सबसे इंपॉर्टेंट था हमारा प्रेफरेंस शेयर्स को लेकर। ये वाला एक बार पॉइंट पढ़ लीजिए, कैपिटल शेल बी डीम्ड टू बी प्रेफरेंस कैपिटल। बेटे ध्यान से पढ़ना, अगर सो रहे हो तो जग जाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट मतलब वेरी इंपॉर्टेंट, अगर ये समझ नहीं आया तो फिर समझ ही नहीं आएगा। एक बार पहले आप सेल्फ स्टडी कर लो, मेरे ख्याल से लास्ट है अभी खत्म नहीं, नहीं सोचो छुट्टी, ये पहले बता दो। अभी एक और शेयर करने वाला हूं। प्रेफरेंस शेयर्स एक अलग वैरायटी और होती है इनकी, पार्टिसिपेटिंग नॉन पार्टिसिपेटिंग। सुना है कभी किसी ने? सबने नहीं सुना, लेकिन सुना है? नहीं सुना। बताओ क्या होता है पार्टिसिपेटिंग? मतलब कुछ मेंबर्स होते हैं जिनको मतलब राइट्स, स्पेसिफिक राइट्स देते हैं, वो कुछ मेंबर्स हो गया तो आप बताओ। कुछ नहीं हो रहा, सुना है? अच्छा, जो पार्टी वाले होते हैं, पार्टिसिपेट वाले होते हैं, उनको वोटिंग राइट्स मिल जाते हैं, जो नॉन पार्टिसिपेट होते हैं वो वोटिंग राइट्स मिल बताओ। चलो मैं थोड़ा सा अपग्रेड कर देता हूँ, सुनो, स्टोरी की तरह सुनो, लेकिन एक फैक्ट सुनो। बेटे पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? जब कभी कंपनी वाइंड अप में जा रही है और आपके पास पार्टिसिपेटिंग शेयर्स हैं, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, तो सबसे पहले जब मैं अभी बात कर रहा था कि इक्विटी शेयर्स को पेमेंट कब होती है, लास्ट में, ये सबको पता है। एक कंपनी है जो हाई प्रॉफिट में चल रही है, सारी लायबिलिटीज पे कर दी, सारे प्रेफरेंस शेयर्स पे कर दिए, सारी इक्विटी शेयर कैपिटल पे कर दी, उसके बावजूद भी कंपनी के पास 50 करोड़ रुपए बच गए, क्या करें? अगर आप नॉन पार्टिसिपेटिंग है, पहले नॉन पार्टिसिपेटिंग सुन ले, तो ये 50 करोड़ बटेंगे सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स के बीच। अगर आप नॉन पार्टिसिपेटिंग हैं तो ये किसके बीच बटेंगे? इक्विटी शेयर होल्डर्स के बीच बस। लेकिन
अगर आप पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं, पार्टिसिपेटिंग, तो ये जो 50 करोड़ बचा है ये इक्विटी शेयर होल्डर्स और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की जो कैपिटल की रेशो है उस रेशो में बट जाएगा। आ रही कुछ बात समझ? एक्स्ट्रा प्रॉफिट बचा है वो हाँ, जो सब कुछ पे करने के बाद भी 50 करोड़ बचा हुआ है वो। प्रेफरेंस शेयर्स को भी देने के बाद। हाँ, मान लीजिए अब ऐसी सिचुएशन में आपके पास 10,000 इक्विटी शेयर्स हैं और 2,000 प्रेफरेंस शेयर्स हैं, तो 10:2 का रेशो क्या बना? 5:1। तो ये जो 50 करोड़ बचे ये किस रेशो में बढ़ जाएंगे? 5:1। किस रेशो में? 5:1। यानी 50 करोड़ का 40 लाख रुपया बटेगा इक्विटी शेयर होल्डर्स के बीच प्रोपोर्शनेटली, 10 करोड़ बटेगा प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के बीच प्रोपोर्शनेटली। फर्म के पास क्या होता फॉर्म से वाइंड अप हो गए। वाइंड अप की बात बता रहा हूँ। वाइंड अप के टाइम पर तो ये पार्टिसिपेटिंग और नॉन पार्टिसिपेटिंग का रोल वाइंड अप पर ही है। तो ये कह रहा है डीम्ड कैपिटल शैल बी डीम्ड टू बी प्रेफरेंस कैपिटल। वो जो पार्टिसिपेट नॉन पार्टिसिपेटिंग है उसको तो हम मानते ही नहीं थे अभी तक, लेकिन ऐसी सिचुएशन में वो जो नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो भी प्रेफरेंस काउंट हो जाएंगे। ये वो सिचुएशन बताई जाती है। अब ध्यान से पढ़ लो, क्योंकि दो ही चीजों की लड़ाई है, एक डिविडेंड की लड़ाई है और कैपिटल की लड़ाई है। डिविडेंड तो चाहिए प्रेफरेंस शेयर्स को और एक कैपिटल चाहिए। तो क्या कह रहा है, कौन पढ़ेगा? आप पढ़ोगे? सर जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट बचता है वो डायरेक्टर नहीं ले जाएगा। वो डायरेक्टर काय को ले जाएगा? सर मालिक कौन है? डायरेक्टर मालिक कहाँ से डायरेक्टर हो गया? मैं ले आऊंगा जो कंपनी इनकॉर्पोरेट करा रहा है। मेंबर्स सारे मालिक होते हैं। सुन लो मेरी बात, मेरी बात सुन ले। डायरेक्टर्स मालिक नहीं होते, शेयर होल्डर्स मालिक होते। सर जो ऑनर जिसने पैसा पहले ऑपरेट करता है पहले बात कर रहे थे। हाँ तो किसने लगाया पैसा? कंपनी। ऑनर कौन है? इक्विटी शेयर होल्डर्स। वो आ रहा था किसके लॉ के अकॉर्डिंग, एज पर इंटरेस्ट इन एसेट्स। आप एसेट्स को लेकर, मेरा एग्जांपल ही सुना कि मैं आया शेयर होल्डर्स हूँ, कार की चाबी दो, आज मैं लेकर जाऊंगा अपने घर। आप ऐसे नहीं कह सकते, है ना? किसी को घर से निकाल दिया माँ बाप ने, वो बैग लेकर आ गया, अरे मेरी कंपनी, मैं मालिक, आज से मैं यहीं रहूंगा जी, मेरा घर इस बिल्डिंग के अंदर, मेरा एक छोटा सा फ्लैट देता हूँ। यू कांट डू लाइक दैट। आप मेंबर्स हैं, नो डाउट मेंबर्स आर ओनर्स, बट यू कैन नॉट क्रिएट एनी राइट अगेंस्ट द एसेट्स। उन एसेट्स के मालिक कंपनी है, उस एसेट्स के मालिक कंपनी। हाँ जी, क्या कहते हैं? बोल दे। हाँ? पढ़ने के लिए तत्पर है। तेरे क्वेश्चन अच्छे होते हैं, चुप शर्माता क्यों है? सर यही बोला ना, जो ऑनर था उसको मतलब पहले शेयर इशू कर दिए जाते थोड़े से कि आपकी कैपिटल इतनी है तो आपको इतने मिलेंगे। तो मतलब जब बाइंडिंग जो सब्सक्राइबर्स हैं हाँ वो पहले से डिसाइड कर लेते हैं। सब्सक्राइबर्स कौन थे? मेमोरेंडम में 7 लोगों ने अपना नाम लिखवाया, वो लिखते हैं फिर कि कितने शेयर लोगे, आपसे पूछा जाएगा जी 10,000, आप 5,000, आप 6,000, आप 20,000, वो लिखवा दिए। उतने शेयर्स के लिए आपको कंपनी को पैसा देना है, आप कंपनी के मालिक हो उतने शेयर्स के लिए। लेकिन मालिक का रोल वहां पर क्या है? बाहर बैठ के सिर्फ ऑब्जर्व करना, क्योंकि कंपनी को ऑर्गेनाइज, कंपनी को मैनेज कौन करेंगे? डायरेक्टर्स। यू मे बी द पार्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड मे नॉट बी। अगर आप डायरेक्टर हैं तो डायरेक्टर की तरह से बिहेव करेंगे, दैट्स ऑल। मालिक ना तो डायरेक्टर्स हैं ना शेयर होल्डर्स हैं इन केस ऑफ एसेट्स। ठीक है? Capital shall be deemed to be preference capital entitled to either or both of the following rights, namely. दो ही राइट चाहिए प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, डिविडेंड का राइट और मेरा पैसा लौटाओ, दो राइट चाहिए। In respect of dividends, in addition to the preferential rights to the amount specified. प्रेफरेंशियल राइट्स, अब ध्यान से देखना,
जब हम प्रेफरेंशियल राइट की बात करते हैं तो आप प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की डेफिनेशन पढ़ो जरा एक बार। Means मीन्स which carry a preferential right. कैरी अ प्रेफरेंशियल राइट। उस प्रेफरेंशियल राइट के अंदर क्या क्या है, एक तो डिविडेंड और एक रीपेमेंट, ये दो चीजें मिलकर क्या बनाती हैं आपका प्रेफरेंशियल राइट। ठीक है, कोई नहीं, अगली बार नहीं आएगी बस, घबराओ मत। हाँ, In addition to the preferential rights to the amount specified as above, it has a right to participate, whether fully or to a limited extent. वेदर फुली और टू द लिमिटेड एक्सटेंट, या तो पूरा या कुछ, भाई अगर पूरा नहीं बैठ रहा तो कुछ तो मिलेगा। With capital not entitled to the preferential right aforesaid. यानी अगर आपको वाइंड अप के टाइम पर डिविडेंड में राइट्स क्रिएट हो रहा है तो आप क्या कहला रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर्स, डीम्ड टू बी प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल। हाँ जी, सेकंड ये तो आ गया डिविडेंड को लेकर, क्योंकि डिविडेंड देना तो कंपलसरी हो जाता है, डिविडेंड तो सबसे पहले दिया जाएगा, लो भाई दे दो। हाँ जी, B in respect of capital. अब वाइंड अप हो रहा है तो आपका पैसा भी लौटाना पड़ेगा। In addition to the preferential right to the repayment on a winding up ऊपर वही है, प्रेफरेंशियल राइट टू द रीपेमेंट ऑन द वाइंडिंग अप of the amount specified above, it has a right to participate, whether fully or to a limited extent. फुल्ली या लिमिटेड एक्सटेंट तो वही है, जैसे मैंने कहा अगर पूरा बन रहा है तो पूरा दे दो और कुछ प्रोपोर्शनेटली आ रहा है तो उतना, टू द एक्सटेंट। With capital not entitled to that preferential right in any surplus which may remain after the entire capital has been repaid. यानी नटशेल में आपको यही याद रखना है कि वाइंडिंग अप के केस में आपको दो तरह के राइट मिलेंगे। ठीक है, आप अगर पार्टिसिपेटिंग शेयर्स हैं तो आपको डिविडेंड पर भी राइट मिलेगा, और अगर आप पार्टिसिपेटिंग शेयर्स हैं तो आपको रीपेमेंट पर भी राइट मिलेगा। और कौन से अमाउंट पर, जो अमाउंट बच रहा है, सरप्लस, या तो उसमें पूरा मिल जाएगा या टू द एक्सटेंट। तो उस सिचुएशन में आप क्या कहलाते हैं, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स। एक्सेप्शन क्या है, Exception. In case of a private company, section 43 shall not apply where MO and ये ऊपर जो हम पढ़ रहे थे पूरा सेक्शन 43 है, ये जो है ये सेक्शन 43 के नाम से पॉपुलर है बेटे। ये देखो, काइंड्स ऑफ शेयर कैपिटल सेक्शन 43, ये आपको सेक्शन याद रखने हैं। कुछ सेक्शंस तो नाम से फेमस है, आपसे वो ये नहीं कहेगा प्रेफरेंस शेयर राइट या इक्विटी शेयर, वो सीधा कहेगा एक्सप्लेन सेक्शन 43 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। आप शुरू हो जाएंगे, ये सेक्शन 43 क्या डिफाइन कर रहा है, शेयर कैपिटल में पहले इक्विटी को डिफाइन करोगे, फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को डिफाइन करोगे, उसके बाद आप बताओगे कि व्हेन वी से कि इट विल बी डीम्ड टू बी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ठीक है जी, तो ये किस केस में आ रही है, पार्टिसिपेटिंग और नॉन पार्टिसिपेटिंग का। तो पार्टिसिपेटिंग समझ गए, नॉन पार्टिसिपेटिंग भी समझ गए, तो ये चीज है। सर जैसे उसने बोला सेक्शन 43 का एक्सप्लेन करो, और मतलब पूरा याद नहीं है, मैं भी थोड़ा है, और हम उसमें शेयर्स के बारे में ही लिख के आ जाए, मतलब ये शेयर्स, मतलब शेयर्स के टाइप्स लिख के आ जाए हमारे, तो इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर। हाँ ये देखो, आप अपने सवाल का जवाब दे दोगे, आप जिस प्रोपोर्शन में लिख कर आओगे उस प्रोपोर्शन में मार्क्स मिल जाएंगे। वही तो कह रहा हूं, जिस मैंने प्रोपोर्शन वर्ड क्या बोला, आपका 4 नंबर का क्वेश्चन है, अब आप सिंपल लिख कर आ रहे हो इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स, ये चीज नीचे पॉइंट नहीं लिख रहे हैं, आपको दे देगा 1.5 नंबर दे देगा, 1 नंबर दे देगा, टीचर पर डिपेंड करता है। आप ढंग से एक्सप्लेन करोगे मार्क्स तो तभी मिलते हैं ना। मैंने उस क्लास में भी कह रहा था, आपको फिर कह रहा हूँ, आप अगर ये सोचकर चल रहे हो कि बिना लर्न करके अपनी समझ से लिख कर आऊंगा तो आप 50% पहले काट दो, 50% तो पहले भूल जाओ। अगर आप कह रहे हो कि बिना लर्न किए हुए जाऊंगा, अपनी समझ से लिख कर आऊंगा, मुझे सब कुछ पता है, बिना लर्न किया हुआ 50% पहले कट कर दीजिए, कि आप अपनी समझ से लिख कर आओगे तो, बट ऑब्वियसली आप लीगल टर्मिनोलॉजी तो लिखोगे ही, और ये क्या है, पेपर लॉ।
लॉ में लीगल टर्मिनोलॉजी लिखनी पड़ेगी, तो इसलिए याद करना पड़ेगा, ठीक है। नो चॉइस मीन्स नो चॉइस, नो एक्सक्यूज। देखो बेटा, अगर हम कंपैरिजन करें तो जो कंपनीज है वो एलएलपी के सामने बड़ा है। एलएलपी तो आता है 5-7 नंबर का, लेकिन कंपनी आपका फिर भी 10 से 12 का आ सकता है। पार्टनरशिप और ये ऑलमोस्ट इक्वल है, 10-12 10-12। सेल ऑफ गुड्स एक्ट भी है। सबसे ज्यादा मार्क्स कॉन्ट्रैक्ट को मिले, और कॉन्ट्रैक्ट है भी बड़ा। कॉन्ट्रैक्ट नहीं ज्यादा है, 20 नंबर के आसपास। वो तो ज्यादा है, 20 से 25 नंबर का है भाई। आपका इसमें देखो ना, आपका सबसे पहले सेल ऑफ गुड्स एक्ट बड़ा है, सेल ऑफ गुड्स एक्ट से छोटा है पार्टनरशिप, पार्टनरशिप से छोटा है कंपनी, और कंपनी से छोटा है एलएलपी। तो एलएलपी 5-7 नंबर का आ गया। पार्टनरशिप तो छोटा है। नहीं, पार्टनरशिप बड़ा है, या कह लो बराबर सा कह लो। दो मिनट का ब्रेक ले लो, 2 मिनट का ब्रेक ले लो भाई, हाथ मुंह धो लो, नींद उड़ा लो। नहीं, मैं स्टार्ट कर दूंगा भाई। अगला टॉपिक छोटा सा रखा है मैंने, अगले टॉपिक को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया है, इसीलिए हम करने जा रहे हैं मेमोरेंडम। हाँ भी कर, हाँ ये भी कर। देखो